हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ लेज़र पंपिंग। ठीक है, तो लेज़र पंपिंग की आज हम पूरी डेरिवेशंस हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हमें जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों चाहिए, और पॉपुलेशन इन्वर्जन अगर हमें चाहिए तो हमें उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आपने देखा था कि अगर हमें कोई लेज़र एक्शन करवाना है तो हम चाहते हैं कि जो अपर स्टेट है दैट इज़ वेरी पॉपुलेटेड एज कंपैरिजन टू योर लोअर स्टेट। ठीक है ना, तो हमें क्या करना होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाने के लिए। जो अपर स्टेट है आपकी, जो अपर स्टेट है, मान लो ये N2 दिस इज योर अपर स्टेट में जो एटम्स हैं N1, जो नंबर ऑफ एटम्स इन द लोअर स्टेट। ठीक है ना, दिस इज इसकी एनर्जी मान लो E1 है, इसकी एनर्जी E2 है। तो हमें क्या चाहिए होता है, जो अपर लेवल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो ज़्यादा हों एज कंपेरिजन टू योर लोअर स्टेट। ठीक है ना, तो हमें क्या करना होता है, ये किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं कि जो अपर लेवल है वो क्या हो, ज़्यादा पॉपुलेटेड हो एज कंपेरिजन टू योर लोअर लेवल। तो दिस कैन बी डन बाय टू वेज। ठीक है ना, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है ना, जहाँ पे अपर लेवल ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है एज कंपेरिजन टू योर लोअर लेवल। तो इसको हमें अचीव करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है बच्चे, कि सबसे पहला तरीका क्या है कि जो हम जो है एक्स्ट्रा एक्टिव स्पीसीज, जैसे कि हमने जो स्पीसीज हम जो एक्टिव मीडियम हम लेके चलते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होते हैं, एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं, उनको हम क्या कर दे बच्चे, एक्साइट करवा के कहाँ ले जाएं, अपर स्टेट में ले जाएं। ठीक है ना, फर्स्ट मेथड क्या कर सकते हो आप, जो एक्टिव मीडियम के अंदर जो है जो एक्टिव स्पीसीज हैं, स्पीसीज कौन सी बच्चे, जो आपकी जो आपके आयंस हैं, जो आपके एटम्स हैं, ठीक है ना, या मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम क्या कर सकें बच्चे, लोअर लेवल से क्या कर सके, हायर लेवल में एक्साइट करवा दें। सबसे पहला काम क्या हो सकता है कि हम जो एक्टिव स्पीसीज है उनको क्या करवा दें, एक्साइट करवा दें। अगर एक्साइट करवा देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स जो है इन द अपर स्टेट वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे एज कंपेरिजन टू योर लोअर स्टेट। और सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हो बच्चे, सेकंड आप क्या कर सकते हो कि जो आपका लोअर लेवल है इसको आप क्या कर दो, अनस्टेबल कर दो। लोअर लेवल को हम क्या कर दें बच्चे, अनस्टेबल कर दें। तो अगर लोअर लेवल अनस्टेबल होगा तो अपने आप एटम्स क्या होंगे, लोअर स्टेट को छोड़ के कहाँ जाएंगे, जो स्टेबल स्टेट है यानी कि N2। तो यहाँ पे दो तरीके से हैं जो हम पॉपुलेशन इन्वर्जन करवा सकते हैं। एक तो यही कि हम जो एक्टिव स्पीसीज है हमारी यानी कि एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, जो लेजर मीडियम के अंदर, जो एक्टिव मीडियम के अंदर एटम या मॉलिक्यूल्स, उनको एक्साइट करवा के अपर स्टेट में ले जाएं। या फिर हम क्या कर दें, सेकंड मेथड क्या है बच्चे, कि हम इस तरह का सिस्टम चूज करें जिसमें जो लोअर लेवल है दैट इज अनस्टेबल। वो कैसा हो बच्चे, अनस्टेबल हो आपका। ठीक है, तो पर बहुत ही कम ऐसी स्पीसीज नहीं होती जैसे कि आप कह रहे हो कि लोअर लेवल को आप अनस्टेबल करो। ठीक है ना, तो इसका इसका अगर हमें लोअर लेवल को अनस्टेबल करना है तो हमें क्या करना होगा, कोई भी एक्टिव स्पीसीज हमें चूज नहीं करनी होगी इन द लोअर लेवल में। ठीक है ना, कोई भी एक्टिव स्पीसीज जो है वो लोअर लेवल में नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब लेज़र को हमें अगर काम करवाना है तो लेज़र को काम करवाने के लिए जो अपर लेवल है वो हाईली पॉपुलेटेड होना चाहिए, और लोअर लेवल में क्या होना चाहिए, डी पॉपुलेशन होना चाहिए। यानी कि लोअर लेवल्स पे जो एटम्स हैं वो क्या होने चाहिए बच्चे, कम होने चाहिए, तभी हमारा लेज़र जो है अच्छी तरह से काम करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम अगर हमारे पास क्या हो जाए कि लोअर लेवल में जो एटम्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एटम्स जो हैं वो लोअर लेवल में ही होते हैं, तो हमारा जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो अचीव नहीं होगा। वो पॉपुलेशन इन्वर्जन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो लेज़र है वो काम करना बंद कर देगा। तो लेज़र को ऑपरेट करने के लिए हमें हमेशा क्या चाहिए होती है, हमारे पास कंडीशन हमेशा यही होनी चाहिए कि पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो इन द अपर स्टेट शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम्स इन द लोअर स्टेट। ठीक है ना, इन योर ग्राउंड स्टेट। तो अगर लोअर लेवल अगर हमारा ज़्यादा पॉपुलेटेड हो जाता है तो पॉपुलेशन इन्वर्जन रिड्यूस हो जाएगा और हमारी लेज़र जो है वो काम करना बंद कर देगी। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका मतलब ये है कि हमें क्या चाहिए होता है कि हमें एक डिजायर्ड पॉपुलेशन चाहिए अपर लेवल के अंदर, दिस कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ पंपिंग। ठीक है ना, तो ये जो डिजायर्ड जो पॉपुलेशन है इन्वर्जन वो कैसे अचीव होगा, वो अचीव करने के लिए हमारे पास क्या होती है बच्चे, पंपिंग होती है। ठीक है, तो पंपिंग हम यूज़ करते हैं। तो हमें ये जो चाहिए कि हमें अपर लेवल ज़्यादा पॉपुलेटेड चाहिए लोअर लेवल से, तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बच्चे, पंपिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम पंपिंग का पंप करके जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सकते हैं। तो कुछ टेक्निक्स कैसी हैं बच्चे, सबसे पहले क्या कर दो आप, जो एटम्स जो हमारा ये जो एक्टिव मीडियम है, जैसे हम फ्लैश लैंप लेते हैं, ठीक है ना, रूबी लेज़र के केस में आप जो एक्टिव मीडियम है वो कौन सा लेते हो, फ्लैश लैंप लेते हो, सॉरी रूबी लेज़र के केस में जो हम क्या करते हैं बच्चे, फ्लैश लैंप एज अ पंप यूज़ करते हैं। तो वो क्या करता है बच्चे, जो एटम्स होते हैं वो उनको क्या कर देता है बच्चे, लोअर स्टेट से हाई स्टेट में एक्साइट कर देता है। ठीक है ना, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे अचीव कर सकते हैं हम, एक टेक्निक तो ये है कि जो भी हमारे एक्टिव मीडियम में जो एटम्स हैं उनको हम क्या कर दें बच्चे, एक्साइट कर दें, जैसे कि एक्साइटेशन। और एक्साइट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग सम फ्लैश लैंप या फिर आर्क लैंप, इस तरह का यूज़ करके।
तो इस तरह की पंपिंग को हम क्या कहते हैं बच्चे, ऑप्टिकल पंपिंग। यहाँ पे जो एटम्स हैं यानी कि जो सोर्स है लाइट की वो एक्साइट कैसे हुई है, विद द हेल्प ऑफ सम लैम्प, ठीक है ना, फ्लैश लैम्प या आर्क लैम्प, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी ऑप्टिकल पंपिंग कहलाएगी। उसके बाद बच्चे क्या हो सकता है कि आपको क्या करना है, लोअर लेवल से इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स को हायर लेवल पे एक्साइट करना है। तो सेकंड तरीका क्या है बच्चे कि आप जो है क्या करवाओ, कि आप क्या कराओ बच्चे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या करें, एक दूसरे के साथ कोलाइड करें, ठीक है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बच्चे, अपनी स्टेट छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, हाई स्टेट में चले जाएंगे। तो इस तरह की पंपिंग को हम क्या करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक पंपिंग। या फिर आप ये भी कह सकते हैं बच्चे, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम के अंदर उसको हम क्या करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड करवाते हैं जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ताकि वो अपनी लोअर स्टेट को छोड़ के कहाँ चले जाएं बच्चे, हाई स्टेट में चले जाएं। तो इस तरह की पंपिंग को हम क्या कहते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, ठीक है। ऐसे ही क्या हो सकता है, नेक्स्ट जो है एक्साइटेशन बाय सम केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, कॉल्ड केमिकल पंपिंग। अब आप ये भी कर सकते हो कि जो एक्टिव मीडियम है उसके अंदर क्या कर दो, कुछ केमिकल रिएक्शंस करवा दो, ताकि वो लोअर स्टेट को छोड़ के एटम्स कहाँ चले जाएं बच्चे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं। तो इस तरह की पंपिंग आपकी क्या कहलाती है बच्चे, केमिकल पंपिंग। अगला है बच्चे डीपॉपुलेशन ऑफ द लो लेवल बाय मीन्स ऑफ सुपरसोनिक गैस एक्सपेंशन। तो आप ये सुपरसोनिक गैस एक्सपेंशन करवा के भी आप क्या कर सकते हो, जो लोअर लेवल है उसको पॉपुलेट कर सकते हो, लोअर लेवल को डीपॉपुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह की जो हमारे पास टेक्निक होती है दैट इज योर गैस डायनेमिक पंपिंग। उसके बाद यहाँ पे एक और दे रखा है आपको कि आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करके भी आप क्या कर सकते हो कि चार्ज कैरियर्स जो है वो इंजेक्ट करवा सकते हो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम चार्ज कैरियर को भी इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आपके पास क्या है बच्चे, पंप करने के तरीके हैं कि हम जो एक्टिव मीडियम है उसमें जो एटम्स हैं उनको लोअर स्टेट से कहाँ ले जा सकते हैं बच्चे, हाई स्टेट में। मेनली जो आप पढ़ोगे दैट इज ऑप्टिकल पंपिंग और इलेक्ट्रिकल पंपिंग मेनली आप पढ़ोगे, ठीक है ना। ऑप्टिकल पंपिंग में क्या होता है, फ्लैश लैम्प का यूज़ करते हैं, जो एटम्स होते हैं मीडियम के वो एक्साइट हो जाते हैं और हायर स्टेट में चले जाते हैं। ऐसे ही इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, एक्टिव मीडियम के एटम्स के साथ कोलाइड कराते हैं, ताकि जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो अपनी स्टेट को छोड़ के कहाँ चले जाए बच्चे, एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ केमिकल रिएक्शन करवा दो तो भी क्या कहलाएगी आपकी, केमिकल पंपिंग। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सकते हैं, डिजायर्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को सारे को हम क्या कहते हैं बच्चे, पंपिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या निकालने वाले हैं बच्चे, हम एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं किसकी, ऑप्टिकल पंपिंग पावर की, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, रेट इक्वेशन अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है ना। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, इससे हम काफ़ी सारे जो है तरीके से हम जो है डिफरेंट पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, तो उनको मेज़र करेंगे। तो सबसे पहले हम लेज़र पंपिंग की हम जो है डेरिवेशन कर लेते हैं बच्चे। हम मान के चलते हैं कि जो हमारा जो पॉपुलेशन है वो कैसी है बच्चे, 2 लेवल सिस्टम हमने कंसीडर करके चला, ठीक है ना। तो हमने कैसा सिस्टम हम कंसीडर करके चल रहे हैं अपने उसमें कि ये जो है 2 लेवल सिस्टम है। तो 2 लेवल सिस्टम का मतलब ये होता है बच्चे कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चे, 2 लेवल हैं। एक का लेवल है उसका नंबर ऑफ एटम्स मान लो N1 है, दूसरे का मान लो N2 है, और इसकी एनर्जी, इस लेवल की एनर्जी E2 है और इसकी एनर्जी क्या है, E1 है। यानी कि हमारे पास ये कैसा सिस्टम हमने कंसीडर करके चला बच्चे, 2 लेवल सिस्टम हमने कंसीडर करके चला, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो ट्रांजिशन होगी अपर लेवल्स में, जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे बच्चे, अगर अपर से लोअर स्टेट में आएंगे तो वो जो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस एमिट करेंगे वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चे, UW, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, ये तो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और जिस फ्रीक्वेंसी वो एमिट करेंगे उसको हमने नाम दिया ओमेगा, ठीक है ना, दैट इज रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जैसे ही ट्रांजिशंस होंगी अपर स्टेट से लोअर लेवल में, तो वो क्या करेंगी, रेडिएशंस देंगी और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चे, ओमेगा होगी। क्लियर होगी ये चीज़। और ये जो है व्हेन द सिस्टम इज इंटरेक्टिंग विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब कहने का मतलब ये है बच्चे कि जो हमारे पास जो एटम्स हैं वो पहले क्या करेंगे बच्चे, इंटरेक्ट करेंगे किसी ओमेगा फ्रीक्वेंसी से, जो एटम्स है ओमेगा फ्रीक्वेंसी जो है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर फॉल करेगी एटम के ऊपर, तो क्या करेगी, एटम जो है अपनी हायर स्टेट को छोड़ के लोअर स्टेट में जाएगा और सेम फ्रीक्वेंसी जो है जो इसने ऑब्जर्व की थी वही क्या करेगा बच्चे, एमिट करेगा। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया, ठीक है। N1 N2 हमने क्या मान के चल रहे हैं, दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी इन द अपर लेवल एंड द लोअर लेवल। देखो N1 N2 क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो कितने हैं वो N1 है। तो N2 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे कितने हैं बच्चे, N2 यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर मैं टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूँ दैट इज द सम ऑफ N1 प्लस N2,
क्लियर है। तो टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी कि दोनों की जो पॉपुलेशन है उनको क्या हो जाएगा, उनका सम। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द अपर लेवल हमें देना हो। तो अगर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अपर लेवल मुझे कैलकुलेट करना हो तो वो बच्चे क्या निकल के आएगा बच्चे, dN2 बाय में dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ अपर लेवल। देखो बच्चे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमने एक निकाला था कि रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है ना, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस, पहले आप लिखो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस अब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं, या आप बात करो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन की बात करो, ठीक है। तो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन की बात करोगे तो हमने क्या होता है कि बच्चे जो एटम है लोअर स्टेट में उस पर हम क्या करते हैं, किसी फ्रिक्वेंसी मान लो ओमेगा फ्रिक्वेंसी हम इसके ऊपर फॉल करवाते हैं, तो ये क्या करता है, अपनी स्टेट छोड़ के हाई स्टेट में जाके जंप करता है, ठीक है ना। तो रेट जो है, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन हमने करा था, वो हमने क्या निकाला था बच्चे कि जो रेट है dN1 बाय में dt, dN बाय में dt जो है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू, दिस रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू बच्चे कि किसके, ये जो रेट है रेट ऑफ स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द लोअर स्टेट एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। जो डेंसिटी, रेडिएशन की जो डेंसिटी है उसके ऊपर क्या करती है बच्चे, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हमने इक्वालिटी में चेंज किया था तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया था जिसको हमने नाम दिया था बच्चे B12 N1 म्यू डब्ल्यू, ठीक है। तो ऐसे ही ये तो था बच्चे रेट ऑफ स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। ऐसे ही बच्चे हमने एक और चीज़ हमने कैलकुलेट की थी जब आइंस्टाइन कोफिशिएंट हम पढ़ रहे थे, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इसकी अगर मैं बात करूं, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन की बात करूं तो रेट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल निकल के आया था बच्चे, वो प्रोपोर्शनल निकल के आया था किसके, स्टिमुलेटेड एमिशन कब होता है, जब कोई फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर फॉल करे, ठीक है ना, और वो जो एटम है हाई स्टेट को छोड़ के कहाँ आ जाए, लोअर स्टेट में आ जाए, दैट विल बी डिपेंड अपॉन द नंबर डेंसिटी ऑन द अपर लेवल, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चे, रेडिएशन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। और दिस प्रोपोर्शनलिटी व्हेन कन्वर्टेड इनटू इक्वालिटी देन इट इज इक्वल टू B21 N2 म्यू डब्ल्यू, ठीक है ना, क्योंकि 21 क्या है, दिस इज योर, आप ये कह सकते हो स्टिमुलेटेड एमिशन वाला जो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना, आइंस्टाइन कोफिशिएंट या स्टिमुलेटेड एमिशन का कांस्टेंट आप कह सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमने आपको बताया था जो अपवर्ड ट्रांजिशन होता है दैट शुड बी इक्वल टू लोअर ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो यानी कि जो तो अगर हमारा स्टेट नॉर्मल होना चाहिए तो अपर ट्रांजिशन, हम यहाँ पे सिर्फ स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एमिशन की बात कर रहे हैं, इस करके यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं B21 N2 म्यू डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ गया था, म्यू डब्ल्यू। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं ना बच्चे कि जो है B12 माइनस B21 N1, B12 माइनस, एक सेकेंड को, B12 जो है आपका उसको अब B21 भी हमने आगे हमने क्या लिया था, ये दोनों कांस्टेंट को हमने B ही मान लिया है। तो क्या हो सकता है बच्चे, B इज इक्वल टू BN1 माइनस BN2 म्यू डब्ल्यू, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हो, B को कॉमन ले सकते हो तो N1 माइनस N2 म्यू डब्ल्यू। तो बच्चे ये जो फर्स्ट टर्म है वो इस तरह से आई है, हमारी जो रेट जो है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अपर लेवल हमारा कहाँ से आया बच्चे, यहाँ से आया वो आपका, ठीक है। तो दिस इज योर, यहाँ से हमारे पास क्या आया बच्चे, रेट ऑफ चेंज ऑफ अपर लेवल, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये रेट ऑफ चेंज जो हमने निकाला है, कौन सा बच्चे, रेट ऑफ चेंज अपर लेवल के लिए, सिर्फ अपर लेवल के लिए जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज निकल के आया है, तो वो क्या आया, माइनस ऑफ B, इसमें से बच्चे हमने माइनस B कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, N1 माइनस N2 माइनस N1 इंटू म्यू डब्ल्यू, ठीक है। तो सेकंड टर्म क्या बचाएगा बच्चे, जो सेकंड टर्म है कि कितना टाइम लगा उसे जो है, कितना टाइम जो है रहा जो एटम जो है अपर स्टेट के अंदर, तो इसके लिए तो दैट मीन्स जो पॉपुलेशन डेंसिटी अपर लेवल की डिवाइडेड बाय टाउ, जो इतना ओवरऑल टाइम जो उसने अपर लेवल के अंदर स्पेंड किया, ठीक है। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमने क्या मान के चला है कि ये जो है N2 माइनस N1 जो है, ये अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस मान के चलूँ तो मैंने मान के चला दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा एन, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, N2 माइनस N1 जो है हमने क्या लेके चले बच्चे, दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा एन। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या है, अब देखो बच्चे यहाँ से मैं NT कैलकुलेट करूँ तो NT क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 हमने क्या लिया, डेल्टा एन लिया है, माइनस डेल्टा एन लिया है। तो जब हम क्या करेंगे बच्चे, N1 कैलकुलेट करेंगे, तो N1 कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करोगे बच्चे, NT माइनस N2 होगा, ठीक है।
तो यहाँ से देखो बच्चे ये कैसे आया है, n2 माइनस n1 हमारे पास क्या था, माइनस डेल्टा n था, और n2 प्लस में n1 हमारे पास क्या है बच्चे, nt के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, n1 मैंने एज इट इज रखा क्योंकि मुझे क्या निकालना है, पॉपुलेशन इन्वर्जन निकालना है। तो मुझे अपर लेवल और लोअर लेवल में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमें मुझे पता होने चाहिए, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी मुझे अपर लेवल और लोअर लेवल की पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपर लेवल के लिए हम निकाल लेते हैं, तो n1 को इधर रखा, तो nt माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, n2, यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से हम क्या करेंगे, अपर लोअर जो हमारी अपर लेवल की पॉपुलेशन है उसे माइनस कर देंगे। अब n2 की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा n प्लस में n1, ठीक है। तो माइनस माइनस दिस इज प्लस, डेल्टा n माइनस में n1, ठीक है ना। तो n1 यहाँ पे भी है, तो ट्वाइस ऑफ n1 इज इक्वल टू nt प्लस में डेल्टा n। तो n1 हमारा क्या निकल के आ जाएगा बच्चे, nt प्लस में डेल्टा n बाय में 2। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा हुआ है बच्चे, nt प्लस में डेल्टा n बाय में 2। तो ऐसे ही बच्चे जैसे हमने अभी n1 निकाला है हमने nt प्लस में डेल्टा n बाय में 2, वैसे ही आप बच्चे क्या निकाल सकते हो बच्चे, n2 कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, n2 कैलकुलेट कर सकते हो। अब बच्चे हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज हमने निकाली है n2 और n1 की, हम इसके अंदर क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब सब्सटीट्यूट करोगे बच्चे n2 माइनस n1 करोगे, तो n2 माइनस n1 करोगे तो nt बाय में 2 हमारा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा n बाय में 2 माइनस डेल्टा n बाय में 2, तो क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा n, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस बाहर भी है तो क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा n, ठीक है ना। प्लस डेल्टा n म्यू w माइनस ऑफ, अब बच्चे n2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, n2 की वैल्यू जो हमने निकाली थी nt माइनस डेल्टा n बाय में 2, हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे बच्चे n2 की वैल्यू हम दोबारा से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या है, n2 माइनस n1 जो है हमारे पास माइनस ऑफ डेल्टा n है, दैट मीन्स अगर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, दैट इज ये जो n2 n1 है क्या होगा, हाफ होगा माइनस ऑफ हाफ ऑफ डी बाय में dt ऑफ डेल्टा n, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो बच्चे हमारे पास इतनी डेरिवेशन होने के बाद अब आपने क्या करना है बच्चे, dn बाय में डी बाय में dt ऑफ डेल्टा n को हमने यहाँ रखना है, और बाकी सारी टर्म जो -2 है उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, -2b डेल्टा n म्यू w, और यहाँ से भी बच्चे 2 क्या हो जाएगा बच्चे, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ी सी हम रीअरेंजमेंट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमने क्या करना है, जो लेफ्ट टाइम जो अगर स्टेडी स्टेट की अगर मैं बात करके चलूँ तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या होनी चाहिए बच्चे, 0 के इक्वल होनी चाहिए अगर स्टेडी स्टेट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। कि पहले हम मान के चल रहे हैं जो ये दिस इज द डिफरेंस, आप ये कह सकते हो ना कि ये क्या है, दोनों पॉपुलेशन लेवल का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, उसका डेरिवेटिव है। तो हमने ये मान के चला कि ये क्या है बच्चे 0 है, ठीक है, कि कोई भी रेट ऑफ ट्रांजिशंस नहीं हो रही, तो उस केस में स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा बच्चे, ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है ना, कि मतलब डेल्टा एन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे। जब डेल्टा एन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है ना, तो उस केस में हमारे पास क्या कैसी स्टेट आएगी, वो स्टेडी स्टेट होगी। तो डेल्टा एन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसको जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो हमारी जो टर्म है वो क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ डेल्टा एन। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है बच्चे, माइनस ऑफ ये डेल्टा एन दैट इज 1 बाय में टाउ प्लस में 2b म्यू w, ठीक है, प्लस में एन टी बाय में टाउ इज इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे। तो बच्चे यहाँ से बच्चे हम डेल्टा एन को इधर रखेंगे, बाकी सारी टर्म इधर, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एन टी बाय में टाउ। तो हमने क्या करना है, ये वाली टर्म हम इधर लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो एन टी बाय में टाउ एज इट इज, तो ये वाली जो टर्म है वो क्या आ जाएगी, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो 1 बाय में टाउ प्लस में 2b म्यू w। तो टाउ से आप क्या करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर से अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन टी बाय में 1 प्लस में 2b टाउ म्यू w। तो टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास डेल्टा एन किसके इक्वल निकल के आया बच्चे, एन टी प्लस में 2b टाउ म्यू w, ठीक है ना। तो वही हमने क्या कर रखा है, कैलकुलेट कर रखा है। तो डेल्टा एन जो है वो क्या बता रहा है बच्चे, किसके पर डिपेंड कर रहा है बच्चे, कितना टाइम जो है वो अपर स्टेट में रहते हैं, ठीक है। तो बाकी सारी टर्म्स अगर हमने सारी क्वांटिटीज को हमने फिक्स कर रखा है, तो डेल्टा एन सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस टाउ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम जो ओवरऑल टाइम जो एटम्स जो है अपर स्टेट के अंदर स्पेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे जब हम मान के चलते हैं कि ये वाली जो डेंसिटी है हमारी, ठीक है ना, जो ये वाला जो टर्म है अगर ये 0 को अप्रोच करती है, या फिर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, मान लो ये बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है, अगर इन्फानाइट को अप्रोच कर रही है तो ऑफकोर्स हमारा जो डेल्टा एन होगा वो किसको अप्रोच करेगा बच्चे, 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे
उस स्टेट के अंदर जो है हमारे पास जो है N2 और N1 जो दोनों सेम होंगे और N2 N1 जो है दोनों स्टेट सेम होंगे, तो जो टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर मैं बात करती हूँ, जो कि इसका सम था बच्चे N1 प्लस N2 हमें क्या देता था बच्चे, NT देता था। तो उस केस के अंदर जो है अगर N2 N1 हम मान के चलते हैं कि वो इक्वल है, ठीक है, अगर N2 N1, क्योंकि हमारा डेल्टा N किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि जो N2 माइनस N1 है वो किसको अप्रोच कर रहा है, आपका जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो N2 इज इक्वल टू N1 है, तो उस केस के अंदर जो है हमारा N1 इज इक्वल टू N2 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, NT बाय में 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालनी है बच्चे, कितनी पंपिंग पावर जो है पर अब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मीडियम टू मेंटेन। अब हमें पंपिंग पावर निकालनी है कि कितनी हमें पंपिंग पावर जो है वो जो मीडियम है वो अब्जॉर्ब करे, ठीक है ना, ताकि क्या हो सके बच्चे, पॉपुलेशन डिफरेंस जो है दोनों का, दोनों लेवल्स का जो पॉपुलेशन डिफरेंस है वो मेंटेन रहे, ठीक है ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए कितना हमें पंप करना पड़ेगा, इनकी कितनी पंपिंग पावर जो है अब्जॉर्ब होगी पर यूनिट वॉल्यूम। सो डीपी बाय में डीवी जो है वो किसके इक्वल होगी बच्चे, आपके पास जो एच कट ओमेगा एनर्जी, ठीक है ना, और बी म्यू डब्ल्यू जो रेडिएशन डेंसिटी, और उसके ऊपर और किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चे, डेल्टा एन जो इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ये टर्म्स डिपेंड करेंगी। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो डेल्टा एन है हमने निकाला है, दैट इज NT बाय में 2 था हमारे पास, ठीक है। तो डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, NT बाय में 1 प्लस में 2B म्यू डब्ल्यू इंटू टाउ, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से बच्चे V क्या है, टोटल वॉल्यूम, जो लेजर मीडियम का जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज योर V, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास अब मान के चलते हैं कि ये जो टर्म है हमारी B म्यू डब्ल्यू टाउ अगर बहुत बहुत ज़्यादा लार्ज है, किससे बच्चे 1 से लार्ज है, तो उस केस में जो पंपिंग पावर जो मीडियम अब्जॉर्ब करेगा ताकि वो पॉपुलेशन डिफरेंस को मेंटेन करके रखे, तो वो किसके इक्वल होगा बच्चे, हमारे पास ये बहुत ज़्यादा है 1 से। तो उस केस में बच्चे ये हम जो 1 है उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो B से B कैंसिल हमारे पास, ठीक है। तो 1 को निगलेक्ट कर दोगे तो B से B हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एच कट ओमेगा, और म्यू डब्ल्यू से म्यू डब्ल्यू भी कैंसिल हो जाएगा, टाउ बाय में 2 टाउ, NT बाय में 2 टाउ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है पंपिंग पावर जो अब्जॉर्ब की है मीडियम ने वो हमारे पास निकल के आ गई है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रखा है यहाँ पे, जो टाउ है दैट इज द ओवरऑल लाइफ टाइम, कितना वो टाइम स्पेंड करता है अपर मीडियम के अंदर, ठीक है। अगर हमें ये भी पता है कि जो ओवरऑल अगर हम बात करें कि स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन एज वेल एज नॉन रेडिएक्टिव ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द अपर लेवल कैन बी गिवन एज। अब देखो बच्चे, हम मान के चलते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस रेडिएक्टिव ट्रांजिशंस हो रही हैं, और कौन सी ट्रांजिशंस हो रही हैं, आपकी नॉन रेडिएक्टिव ट्रांजिशंस हो रही हैं। तो उस जब ये ट्रांजिशंस होती हैं तो हम तब पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम कैलकुलेट करें अपर लेवल की, तो वो किसके इक्वल निकल के आती है बच्चे, DN2 बाय में DT, वो किसके इक्वल निकल के आती है बच्चे, माइनस ऑफ N2 बाय में टाउ, जो मैंने फर्स्ट हमने कंसीडर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाउ है दैट विल बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है ना। एक कौन सा, जो ओवरऑल टाइम अपर स्टेट में कौन सा लगेगा, एक तो वही जो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशंस की वजह से है, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस रेडियोएक्टिव ट्रांजिशंस की वजह से है, यानी कि जो एटम है अपर स्टेट में अपने आप भी तो लोअर स्टेट में आ रहे हैं, तो उसको जो टाइम लग रहा है वो, प्लस जो हमने क्या किया, जब उसके ऊपर हमने प्लस जो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस हैं आपकी, ठीक है, तो वो, तो यहाँ पे अपर लेवल में जो हमारे पास 2 तरह के, एक तो बच्चे एटम जो अपने आप लो अपर स्टेट से छोड़ के लोअर स्टेट में आ रहे हैं, और एक जब एनर्जी अब्जॉर्ब करके जो है अपर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहे हैं, ठीक है ना, दैट वो जब एनर्जी एमिट करते हैं वो नॉन रेडिएटिव होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे 1 बाय में T स्पॉन्टेनियस प्लस में 1 बाय में T नॉन रेडिएक्टिव, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, इस टर्म को मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं, तो NT जो है वो किसके इक्वल होगा बच्चे, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इस टर्म को, तो DN2 बाय में N2 इधर DT बाय में टाउ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा N2T इज इक्वल टू N2 0 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस T बाय में टाउ, ठीक है ना। तो ये टर्म हमारे पास निकल के आएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो है पॉपुलेशन डेंसिटी लोअर लेवल जब टाइम 0 था और टाइम जब T था, ठीक है। अब देखो बच्चे, मान लो जो पावर जो है एमिट हो रही है, ठीक है ना, बाय द वॉल्यूम V ऑफ द मीडियम ड्यू टू स्पॉन्टेनियस एमिशन एट टाइम T इज गिवन बाय। अब देखो बच्चे, अब ये जो ट्रांजिशंस जो हम मान के चल रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से जो है कितनी पावर जो है वो एमिट हो रही है, ठीक है ना, मीडियम में से, तो वो किसके इक्वल होगी, किसी टाइम T के इक्वल हो, किसके इक्वल होगी बच्चे, यहाँ पे आप क्या होगा, ये जो टाइम है दैट विल बी, ये तो था बच्चे कितनी पावर जो है मीडियम जो है एमिट कर रहा है या फिर अब्जॉर्ब कर रहा है,
जो हमने यहाँ पे निकाला था कि कितनी पावर जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा है ताकि मीडियम क्या कर सके, पॉपुलेशन डेंसिटी अचीव कर सके या फिर पॉपुलेशन डिफरेंस जो मेंटेन कर सके, ठीक है। तो ये भी था, तो उस केस में जो है ये एक तरह से आपकी कह सकते हो पंपिंग पावर है हमारी, ठीक है ना। तो पंपिंग पावर इन केस ऑफ अगर हम बात करते हैं जितनी पावर निकल रही है किस केस में बच्चे, स्पॉन्टेनियस एमिशन के केस में जो ये टाउ है दैट विल बी रिप्लेस बाय, किससे रिप्लेस हो जाएगा, टी स्पॉन्टेनियस से, ठीक है। तो बाकी सारे टर्म एज इट इज रहेगी n/t किसी टी टाइम के लिए, h कट ओमेगा ही है आपके पास, और क्या हो जाएगा बच्चे, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, टाउ जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, टी स्पॉन्टेनियस से, और जिस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो v से, ठीक है ना, v बाय में टी स्पॉन्टेनियस से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चे जो हमारे पास टर्म आएगी, तो एंड अब ये क्या कह रखा है, जो n/t और n/0 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बच्चे अगर मैं n/t की वैल्यू पुट करूंगी यहाँ से, तो वो क्या आ जाएगा, n/0 h कट ओमेगा v बाय में टी स्पॉन्टेनियस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी बाय में टाउ, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है, कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चे, अगर मैं फाई को यानी कि फ्लोरेसेंट क्वांटम फील्ड को मैं किस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ, कितने एमिटेड फोटोन्स हैं और नंबर ऑफ एक्टिव स्पीसीज जो है इनिशियली प्रेजेंट इन द अपर लेवल। तो यहाँ पे बच्चे अगर मैं साई को अगर मुझे इस तरह से डिफाइन करना है, तो क्वांटम फील्ड को इस तरह से डिफाइन करना है, तो क्या डिफाइन करेंगे, कितने एमिटेड फोटोन्स हैं, ठीक है ना, जितने नंबर ऑफ जो एमिटेड फोटोन्स निकल रहे हैं वो डिवाइडेड बाय जितनी एक्टिव स्पीसीज हमारी पहले से ही अपर लेवल के अंदर प्रेजेंट थी, ठीक है ना। तो उन दोनों का रेशो में क्या दे देता है बच्चे, साई दे देता है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा 5.26 से, तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है हमारे पास सेम ही रहेगी, P इज इक्वल टू n/t h कट ओमेगा v बाय में टी स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया हुआ ये वाली टर्म, तो क्वांटम फील्ड को मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड फोटोन्स हैं डिवाइडेड बाय कितनी एक्टिव स्पीसीज प्रेजेंट है इन द अपर लेवल, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे ये चीज़ अगर हमें फ्लोरेसेंट क्वांटम फील्ड अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ एटम्स एमिटेड जो फोटोन्स हैं अपर लेवल के अंदर, तो वो क्या होंगे बच्चे, पी टी बाय में h कट ओमेगा इंटू डी टी, ठीक है ना, और इंटीग्रेट करेंगे 0 से इन्फिनिटी में, यानी कि कहाँ से आएगा बच्चे, पी टी बाय में h कट ओमेगा, ठीक है ना, तो इंटू डी टी, ये अपर लेवल के लिए। और बाकी जो हमारे पास अगर हम इनिशियली जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे अपर लेवल के अंदर, वो क्या होंगे बच्चे, n/0, जो कोई भी मतलब इस तरह से कोई मतलब ट्रांजिशंस नहीं हुए, तो कितने नंबर डेंसिटी कितनी थी, n/0 थी, और वॉल्यूम जितने वॉल्यूम जो है हमारा एटम का जो मीडियम था उसका जो वॉल्यूम था v से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ एक्टिव स्पीसीज हमारी निकल के आ जाएगी अपर लेवल वाली, ठीक है ना। तो एमिटेड फोटोन्स के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वही हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, जब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे बच्चे हम क्या करेंगे, ये जो पीटी है, ठीक है ना, जो पीटी है, पीटी जो हमने कैलकुलेट किया है बच्चे, n/0 h कट ओमेगा v बाय में टी स्पॉन्टेनियस इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी बाय में टाउ, जो हमने सब्सटीट्यूट किया है इसके वो हम किससे डिवाइड कर देंगे, h कट ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। तो h कट ओमेगा से h कट ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, n/0 से नीचे वाला n/0 कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बाय में टी स्पॉन्टेनियस 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी बाय में टाउ डी टी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन किसके इक्वल है, जो पावर जितनी ऑफ एमिटेड फोटोन डिवाइडेड बाय एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा नंबर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे जब इसको हम सॉल्व करेंगे 0 से इन्फिनिटी इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो आएगा टाउ बाय में टी स्पॉन्टेनियस। तो हमने जहाँ यहाँ से बच्चे हमने क्या निकाल ली, क्वांटम फील्ड हमने कैलकुलेट कर ली, लाइफ टाइम अगर हमें पता है, अगर हम ये साई और टाउ हम कैलकुलेट कर ले तो हमें टाउ स्पॉन्टेनियस हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। और टी जो है नॉन रेडिएटिव भी हम बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो लेवल कंसीडर करके चले थे वो 2 ही लेवल कंसीडर करके चले थे, पर अगर हमारे पास 3 लेवल्स हों तो 3 लेवल्स में देयर में बी ए स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल 3 टू बोथ 2 and 1। अब देखो बच्चे अभी तक हमने 2 लेवल्स कंसीडर करके चले थे, अगर मान लो ये 2 लेवल सिस्टम ना होके 3 लेवल सिस्टम है, तो यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और जो 3 से पहले 2 में जब एटम्स आएंगे, तो 3 से पहले 2 में जो एटम्स आएंगे या 2 और 1 में जब एटम्स आएंगे, तो उनमें स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशंस होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि अपने आप भी एटम्स जो है अपर स्टेट को छोड़ के लोअर स्टेट में आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद भी क्या करेंगे, उसके अलावा भी नॉन रेडिएक्टिव ट्रांजिशंस भी हो सकती हैं। तो यहाँ से बच्चे अगर मुझे उनका लाइफ टाइम अगर मुझे लिखना है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 बाय में टाउ इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, टी स्पॉन्टेनियस, कौन सा 3 से 1 बता रहा है कि थर्ड लेवल से वो फर्स्ट लेवल में आ रहे हैं, ऐसी 3 से 2 यानी कि स्पॉन्टेनियस प्लस में जो टी नॉन रेडिएटिव है वो। तो यहाँ से बच्चे साई 3 1 जो है हमारे पास इस तरह से निकल के आ जाएगा आपका। तो हमने जो है ये
इस तरह से इसको psi31 को अगर मैं लिखूं तो मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। तो ये एक जर्नल रिजल्ट निकल के आया कि क्वांटम फील्ड अगर मुझे लिखनी है तो किसकी होगी 31 से, दैट इज टाउ बाय में T31 स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। सिर्फ क्वांटम फील्ड स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर ये मैंने लिखा है फॉर 31 के लिए, थर्ड लेवल से जब एटम्स फर्स्ट लेवल में आए हैं तब के लिए। अब बच्चे साई और टाउ से हम जो है बच्चे अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी ट्रांजिशंस होती हैं उससे। तो अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्रॉस सेक्शन कैसे निकलता है बच्चे कि वो है बच्चे दैट इज द रेशो ऑफ अल्फा ओमेगा अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय जो पॉपुलेशन इन्वर्जन n2 माइनस n1, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे n2 माइनस n1 हमने क्रिटिकल इन्वर्जन हमने कैलकुलेट किया हुआ है पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से, तो वहाँ से उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, अल्फा ओमेगा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर रखी है। तो वो हमारे पास आ जाता है n पाई स्क्वायर c स्क्वायर a21 बाय में ओमेगा स्क्वायर g ओमेगा, जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू। और इसको ये और अच्छे से लिखा हुआ है n पाई स्क्वायर c स्क्वायर बाय में ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से g ओमेगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे आपका जो A21 है उसको हमने क्या लिख लिया 1 बाय में T स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हम सिग्मा जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो सिग्मा जो है जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n पाई स्क्वायर c स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे बच्चे इन्होंने क्या किया हुआ है कि हमने जो है ये निकाला था ये इक्वेशन साई इज इक्वल, यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन है क्वांटम फील्ड की, तो वो क्या है psi21 इज इक्वल टू टाउ बाय में T21 स्पॉन्टेनियस। तो हम क्या करेंगे बच्चे 1 बाय में T स्पॉन्टेनियस की वैल्यू जो है हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी psi21 बाय में टाउ। तो यहाँ से ये जो है हमारे पास ओमेगा है दैट इज योर सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है हमारे पास ओमेगा की। जब ट्रांजिशन सेकंड लेवल से जब एटम फर्स्ट लेवल में आएंगे जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, ओमेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और हमें जब psi21 और टाउ आप कैलकुलेट कर लोगे तो हमें अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो है क्रॉस सेक्शन जो है हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लेजर पंपिंग। थैंक यू सो मच।